नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों 8 अक्टूबर 2022 को मॉस्को टाइम के हिसाब से सुबह 6:07 यानी इंडिया के टाइम के हिसाब से 9:37 पे क्रीमिया और रशिया को जो जोड़ने वाला ब्रिज था जिसे कर्च ब्रिज कहते हैं उसमें एक ब्लास्ट हुआ है। इंडिया और मॉस्को के टाइम में 2.5 घंटे का अंतर रहता है। ये भी पता होगा कि रशिया में एक नहीं कई टाइम स्टैंडर्ड का फॉलो किया जाता है। तो ये जो मैंने डिफरेंस बताया है आपको, ये मॉस्को का जो टाइम स्टैंडर्ड है उससे लेके इंडिया का डिफरेंस है। इस टाइम पे कर्च ब्रिज में एक ब्लास्ट होता है और ये जो ब्लास्ट है या फिर ये जो ब्रिज है ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी रास्ते का इस्तेमाल करके रशिया अपने जो ट्रूप्स थे उसके जफरोजिया खैरोसोन वाले एरिया में उसमें अपनी सप्लाई भेजता था। इसीलिए फरवरी से यानी जब से ये वॉर शुरू हुई है रशिया और यूक्रेन की, तभी से जो यूक्रेन के ऑफिशियल्स है ये ऐसा करना चाह रहे थे या फिर ऐसा करने के लिए एडवाइस कर रहे थे यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की उनको। जेलेंस्की ने डायरेक्ट इस ब्लास्ट का तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन अपने एक वीडियो में उनने ये कहा है कि जो क्रीमिया का वेदर है वो काफी वार्म और क्लाउडी हो गया है, लेकिन हम सबको पता है कि यूक्रेन का जो वेदर है वो आने वाले टाइम में काफी सनी होने वाला है और एक ऐसा फ्यूचर होने वाला है जिसमें कोई भी ऑक्यूपायर नहीं होगा यूक्रेन का। तो भले ही क्रीमिया को रशिया ने ऑक्यूपाइड कर लिया है, लेकिन जेलेंस्की अभी भी इसको यूक्रेन का ही पार्ट बताते हैं और दोबारा इसे अपने अंदर मिलाने की बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरा इस इशू के बारे में, ये ब्रिज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ये वाला जो ब्लास्ट है ये फर्दर और एस्केलेट कर सकता है वॉर को, और कैसे ये एक बड़ा एडवांटेज दे सकता है यूक्रेन को। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस अटैक की वजह से जो न्यूक्लियर वॉर है उसकी पॉसिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। ये सब प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस एंड तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैप में पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ये है क्रीमिया और इसके जो साइड में यहाँ पर है रशिया। इन दोनों लैंड को जो ब्रिज जोड़ता है उसको कहा जाता है कर्च ब्रिज। दरअसल इसके बीच में ये जो स्ट्रेट जाती है इसको कर्च स्ट्रेट कहा जाता है। कर्च स्ट्रेट सी ऑफ अजोव को जोड़ती है ब्लैक सी से, और स्ट्रेट आपको पता ही होगा एक नैरो वाटर वे होता है जो दो वाटर बॉडी को जोड़ता है। क्रीमिया का आपको पता ही होगा 2013 में रशिया ने इसे कैप्चर कर लिया था और 2014 में फिर फाइनली इसे एनेक्स कर लिया था, और इस क्रीमिया को फिर रशियन मेनलैंड से जोड़ने के लिए 2018 में ये ब्रिज बनाया गया था। इस ब्रिज का उद्घाटन भी पुतिन ने किया था इस पे ट्रक चला के। अब हुआ क्या है कि 8 अक्टूबर को इस ब्रिज पे एक ट्रक आता है और उस ट्रक में बम लगा होता है। अचानक से उस ट्रक में ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की वजह से काफी डैमेज होता है ब्रिज में। इसमें जो रोड ट्रांसपोर्ट वाला ब्रिज था, दरअसल इसमें दो ब्रिज थे, एक रोड ट्रांसपोर्ट के लिए था और दूसरा रेलवेज के लिए था। इसमें जो रोड वाला ब्रिज था वो थोड़ा डैमेज भी हो गया है, हालांकि ये डैमेज कोई बहुत ज्यादा नहीं है और इसके रिपेयरमेंट के लिए काफी इंजीनियर ऑलरेडी काम कर रहे हैं इसमें। लेकिन 3 लोगों की इस ब्लास्ट में जान जा चुकी है और इस ब्लास्ट की वजह से यूक्रेन में काफी खुशी मची हुई है। नौ सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्यों यूक्रेन शुरू से ही इस ब्रिज को डैमेज पहुंचाना चाहता था या फिर क्यों यूक्रेन ने अब इसे डैमेज पहुंचाया है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया कि ये जो रास्ता था, ये जो ब्रिज था, इसका इस्तेमाल करके रशिया अपने आर्मी को, अपने ट्रूप्स को सप्लाई पहुंचाता था। उसकी जो आर्मी स्टैंड थी जेफरोजिया खैरोसोन और डोनबास वाले रीजन में उनके पास, और ये जो रीजन है आपको पता ही होगा रशिया ने इसे फॉर्मली एनेक्स कर लिया है और यूक्रेन इसे दोबारा से गेन करने की कोशिश में लगा हुआ है। ना अब इससे होगा क्या कि जो रशिया की आर्मी है उसको सप्लाई मिल नहीं पाएगा, फूड फ्यूल्स और एटसेट्रा, उनकी जो भी नेसेसिटीज है उसके लिए, और इसका फायदा उठा के यूक्रेन क्या कर सकता है, खैरोसोन वाला जो एरिया है उस पर अटैक कर सकता है, उसको रिकैप्चर करने की कोशिश कर सकता है। दूसरा, इस ब्रिज का जो सिग्निफिकेंस है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये जो ब्रिज है ये रशियन मेनलैंड को जोड़ता है क्रीमिया से, जो एक टाइम पे यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन रशिया ने इसे ऑक्यूपाइड कर लिया था और रशिया कहता है कि हिस्टोरिकली ये हमारा पार्ट है और हमारा ही होना चाहिए। उसके बाद इस ब्रिज को बनाया गया था इन दोनों एरिया को जोड़ने के लिए, रशिया के इस क्लेम में फाइनल स्टैंप लगाने के लिए। अब ये जो क्रीमिया वाला पार्ट, यूक्रेन इसे दोबारा गेन करने की बात करता है और अभी भी नहीं मानता है कि ये रशिया का पार्ट है। इसलिए इस ब्रिज को डैमेज पहुंचना ये एक तरह से मोरल ब्लो की तरह है रशिया के लिए और मोरल बूस्ट की तरह है यूक्रेन के लिए। ना अभी तक यूक्रेन के ऑफिशियल ने ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये जो ब्लास्ट है ये हमने किया है, और लेकिन इस चीज को उन लोग ने डाउन प्ले करने की भी कोशिश नहीं की है। यूक्रेन के एक बड़े ऑफिसर ने इस ब्रिज के बैकग्राउंड के साथ अपनी फोटो खिंचवाई है और कैप्शन में हैप्पी बर्थडे लिखा है। तो इस तरह से हम लोग को पता चलता है कि यूक्रेन के अंदर इस चीज को लेके कितनी खुशी है। कई यूक्रेनियन ऐसे हैं जो इस ब्रिज के ब्लास्ट की फोटो या फिर डैमेज ब्रिज की फोटो पोस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन।
ना दो इम्पोर्टेंट इशू इस चीज से उभर के सामने आ रहे हैं। सबसे पहला ये कि अब तक जो वॉर होता था उसमें हम लोग मिसाइल अटैक देखते थे या फिर आर्टिलरी या फिर गन की फायरिंग देखते थे, और इस तरह के जो अटैक होते थे, गाड़ी में बॉम्ब रख देना और उसको ब्लास्ट करा देना, इसको टेररिस्ट अटैक कहा जाता था। तो क्या अब जो यूक्रेनियन है उनने ये वाला फाइनली तरीका अपनाया है रशिया से लड़ने के लिए, और इस तरीके से एक स्टेट का इस तरह का एक्ट करवाना, ये एक तरह से नॉर्मलाइज करने की बात हो गई टेररिज्म को। ये सिर्फ पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी हम लोग ने देखा कि पुतिन की गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था। उससे पहले भी अलेक्जेंडर डंगिन जो थे, जिन्हें पुतिन का ब्रेन कहा जाता है, उनको मारने की कोशिश की गई थी क्योंकि वो सपोर्ट करते थे रशिया के यूक्रेन पे इन्वेजन के। दूसरा जो चीज है वो ये कि कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस अटैक के बाद जो वॉर है वो और एस्केलेट हो सकता है और न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी भी बहुत हद तक बढ़ गई है। तो क्योंकि मैंने बताया कि जो यूक्रेन है उसने बहुत हद तक चांसेस है ऐसा कराया है ताकि वो जो खैरोसन और जफरोजिया वाला एरिया है उसे दोबारा कैप्चर कर सके, और ये जो एरिया है ये ऑलरेडी रशिया अपने अंदर फॉर्मली ऑक्यूपाइड कर चुका है। अब इस केस में होता क्या है कि अगर इसको यूक्रेन दोबारा कब्जाने की कोशिश करता है तो रशिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो कहता है कि अगर रशिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कोई खतरा आता है तो वो न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है ना। यूक्रेन के इस एक्ट को, इस एरिया को कैप्चर करने की कोशिश को रशिया ये कहेगा कि हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे खतरा आ गया, इसलिए अब हम लोग न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, और वो फिर जाके न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। हालांकि जो जेलेंस्की है या फिर बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका ऐसा मानना है कि बहुत हद तक कम चांसेस है कि पुतिन न्यूक्लियर वेपन या फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का यूज करे, क्योंकि इसके बाद होगा क्या कि वो कंट्रीज जो ऑलरेडी रशिया को सपोर्ट कर रही हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा सपोर्ट कर पाना रशिया को। साथ ही साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी और अग्रेसिव हो जाएंगी रशिया पे अगर ऐसा होता है तो। लेकिन कई एक्सपर्ट ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हो सकता है रशिया लो पावर का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करे इस वॉर में। तो ये थी अब तक की डेवलपमेंट। यूक्रेन ने कहा है कि हम लोग अब इस इवेंट पे स्टैंप निकालेंगे, और रशिया ने ये जो ब्रिज है अब इस पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इसके रिपेयर का काम शुरू कर दिया गया है, और बहुत हद तक इसको रिपेयर किया भी जा चुका है। तो बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक की जो डेवलपमेंट थी वो मैंने ऑलरेडी आपको इस वीडियो में बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।